अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिक खान और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्री टॉक्स में। जैसा कि तमाम दोस्तों को मालूम है कि इस वक्त कपास अपने आखिरी मराहिल की तरफ जा रही है और बहुत से लोगों के पास ज़मीनें भी खाली पड़ी हुई हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारे जो किसान भाई हैं वो एक नई फसल की तरफ मूव करना चाहते हैं, राया और कनोला की तरफ। तो मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि हम राया या कनोला काश्त करें। तो बहुत किसान दोस्त हमारे परेशान भी हैं कि इसके लिए शरह बीज क्या होगी, यानी कि बीज कितना चाहिए होगा, ज़मीन की तैयारी कैसे होगी, किस किस्म की ज़मीन में तैयार किया जाएगा और सबसे बढ़कर इसका खादों का प्लान क्या होगा और उसको पानी कितने लगेंगे और उसके बाद इसकी एवरेज क्या आएगी। और फिर सबसे अहम बात ये जिसकी हर किसान को उम्मीद होती है कि इसका मार्केट रेट इस दफ़ा क्या रहेगा। इन तमाम सवालों के जवाब लेकर हम आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अभी हम स्टूडियो में कोशिश करेंगे आपको इन तमाम सवालों के जवाब दें। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप मार्केट में कनोला या राय का सीड लेने के लिए जाते हैं तो आपसे सवाल किया जाता है कि आपको कनोला का सीड चाहिए या राय का सीड चाहिए। तो हम पहले बताते चलें आपको कि इसमें इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। दरअसल कनोला और राया दोनों एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले फसलें हैं। कनोला को बतौर खुराक यानी कि बतौर तेल इस्तेमाल करने के लिए, खाने का तेल इस्तेमाल करने के लिए आप ले सकते हैं, जबकि सरसों या मस्टर्ड जो ऑयल होता है उसको आप खाने के तेल के तौर पे नहीं ले सकते। राया जो होता है या मस्टर्ड जिसे हम कहते हैं, सरसों कहते हैं, इसके तेल के अंदर उरूसिक एसिड की मिकदार 42% तक होती है या कई मिकदार में 42% से ज़्यादा भी होती है, लेकिन स्टैंडर्ड 42% ही समझा जाता है। जबकि कनोला के अंदर उरूसिक एसिड, यही एसिड सिर्फ और सिर्फ 2% या 2% से भी कम होता है। इसी की वजह से इसको खाने के लिए बेहतरीन और ये मौजू समझा जाता है। रूसिक एसिड जो होता है ये बेसिकली दिल के उज़लात को कमज़ोर करता है और दिल को नुकसान पहुंचाने का बायस बनता है, दिल को कमज़ोर करता है, जिसकी वजह से इसको तमाम डॉक्टर्स या बेहतर पसंद नहीं करते। इसके खल के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जो जानवरों के अंदर एफलाटॉक्सिन पैदा करता है, वो टॉक्सिटी पैदा करता है, जहरीले मादा पैदा करता है, उसका नाम होता है ग्लूकोसाइनोलेट। इसकी जो होती है राय की खल के अंदर इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और कनोला की खल के अंदर भी इसकी मिकदार कम होती है, जिसकी वजह से कनोला की खल को जानवरों के लिए मौजूद समझा जाता है, जबकि जो सरसों की खल होती है वो ज़्यादातर जानवरों को नहीं खिलानी चाहिए। अब आगे बात कर चलें, ये तो है दोनों का फ़र्क जो मैंने आपको बताया। अगर बात करें इसकी एवरेज क्या आएगी तो याद रखें, अगर किसान की सही मनसूबाबंदी कर लें तो इसकी एवरेज आराम से राया की एवरेज जो है 30 से 35 मन, जबकि कनोला या हाइब्रिड की जो एवरेज ली जा सकती है वो आराम से 35 से 45 मन तक भी ली जा सकती है। तो बात करेंगे सबसे पहले ज़मीन की तैयारी की। ज़मीन की तैयारी के वक्त आप याद रखें कि ज़मीन को तैयार करते वक्त हमेशा पहले लैंड लेवलर से लेज़र लेवल लाजमी करवाएं, यानी कि ज़मीन की सतह हमवार होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि राया और कनोला ये ऐसी फसलें होती हैं जिनको ज़्यादा पानी और ज़्यादा खाद, इनमें पैदावार कमी का बायस बनते हैं। तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि इनके अंदर पैदावार में कमी ना हो, तो इसलिए आपने खादें और इसके पानी बड़े मुनासिब मिकदार में देने हैं। अब चलते हैं कि इसकी अब शराय बीज क्या होगी। शराय बीज जो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है वो 2 से 2.5 किलो फी एकड़ होती है। इसको काश्त करने के लिए ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी कि 2 तरह के तरीके से ज़मीन को तकसीम किया जाता है। पहला तरीकाकार होता है नहरी ज़मीन के लिए, कि आपकी ज़मीन अगर नहरी पानी से सैराब होती है, नहरी पानी लगाया जाता है, तो उसके लिए आपकी तरीका काश्त क्या होगा और उसका खाद का प्लान भी अलग होगा और उसको पानी भी अलग तरीके से लगाए जाएंगे। और दूसरा तरीकाकार है इसका बारानी, यानी कि जो बारिश वाले इलाके होते हैं वहाँ पे आप ज़मीन को कैसे काश्त करेंगे। राया और कनोला को कम खादें और कम पानी की ज़रूरत होती है, यानी कि मुनासिब खाद और मुनासिब पानी की ज़रूरत होती है। अगर इसको इजाफी खादें ज़्यादा पानी लगा दें तो इसकी पैदावार में कमी का बायस होता है। अब बात करेंगे यहाँ पे कि अगर आपकी ज़मीन रेतली और हल्की ज़मीन है तो उसको आपने कैसे काश्त करना है। तमाम माहिर ज़राअत कहते हैं कि 1.5 से 2 किलो बीज राय का या कनोला का काफ़ी होता है, लेकिन मेरे ज़ाती तजुर्बा और रिकमेंडेशन ये है कि जिस तरह के मौसम में आजकल तब्दीली आ रही है तो आप 2 से 2.5 किलो बीज इस्तेमाल कर लें। ये कि थोड़ी इजाफी बीज इस्तेमाल कर लें उसमें कोई वो ऐब नहीं है। अच्छा, लेकिन काश्त कैसे करना है तो पहले ज़मीन को लैंड लेवलर से बराबर करवा के लेज़र करवाने के बाद अपनी ज़मीन के अंदर तर के अंदर इसका 2 से 2.5 किलो बीज का छट्टा दें। छट्टा देने के साथ ही इसके अंदर जो है 1 बोरी DAP या 1 बोरी जोरावर और साथ में एक आधी बोरी बता रहा हूँ SOP या MOP की भी लाजमी दे दें। उसके साथ ज़मीन का काश्त मुकम्मल कर लें और काश्त के बाद जब आप उसको पानी लगाएंगे तो पहला पानी इसको 20 दिन के बाद, 15 से 20 दिन के उसको पहला पानी लगाएंगे। उसके साथ आपने 1 बोरी इसको अमोनियम सल्फेट लाजमी देनी है, क्योंकि राय और कनोला को जितनी ज़्यादा आप उसको तेज़ाबी खा देते हैं उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप DAP की जगह जोरावर इस्तेमाल करें तो भी ज़्यादा बेहतर है। अब उसके बाद चलते हैं, आपने इसको अपना अमोनियम सल्फेट देनी है। अमोनियम सल्फेट के साथ आपने देनी है इसको आधी बोरी 20 दिन के बाद, आधी बोरी यूरिया देनी है और 1 बोरी अमोनियम सल्फेट दे दें। उसके बाद अगला पानी जो है इसको आप 50 से 60 दिन के बाद लगाएंगे। उसके अंदर भी आपने ये करना है कि इसको 1 बोरी अमोनियम सल्फेट या 1 बोरी आप गवारा देके इसके को मुकम्मल कर देंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने 3 पानी लगाने होते हैं। 3 पानी लाजमी नहीं है, बारिश को सूरत हाल को देख के लगाया जाता है। दूसरा पानी 60 दिन में लगाएंगे। आप तीसरा पानी जब लगाएंगे तो आप ख्याल रखेंगे जब फूल से फली का सफ़र शुरू हो जाए, यानी कि फूल से फली बनना शुरू हो जाए, तो आपने इसके बाद तीसरा पानी लगा देना है। जहाँ पर भी अगर हो सके तो आप इसको
लिक्विड पोटाश दे दें, जिंक लाजमी दें, क्योंकि जिंक पोलिनेशन के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद दोस्तों आपने करना ये है कि जब उसको लिक्विड पोटाश देंगे तो हाईली ट्रांसफरेबल होती है कि फ़ौरन दस्तयाब पोटाश होती है, इससे आपको इंशाल्लाह एवरेज में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और साथ में आपने लिक्विड जिंक 7 से 8 लीटर फ़ी एकड़ लाजमी इसको देना है, यानी कि उसके बाद अब आप चलते हैं जो भारी या भारी वट वाली ज़मीन होती हैं, मोटे वट वाली ज़मीनें होती हैं दोस्तों, चूँकि आप जानते हैं कि भारी मीरा ज़मीन अपने अंदर नमी ज़्यादा बरकरार रखती है, तो ऐसी ज़मीन के लिए आपको 2 पानी भी काफ़ी होते हैं। आप याद रखें जब आप उसको ज़मीन काश्त करने लगे भारी मीरा ज़मीन, तो पहले लैंड लेवलर से इसको बराबर करवा के लेज़र करवाने के बाद इसके अंदर जितना ज़्यादा हो सके गपशट से परहेज़ करें और राउनी करके तरबतर आने पर आप इसके अंदर 1.5 से 2 किलो बल्कि 2.5 किलो तक बीज आप इसके अंदर जो है छटा कर सकते हैं। छटा करने के साथ ही इसके अंदर आप याद रखें बवक्ते बिजाई ही 1 बोरी दोरावर, आधी बोरी पोटाश और आधी बोरी अमोनियम सल्फेट दे के अपनी बिजाई मुकम्मल कर दें। बिजाई मुकम्मल करने के बाद इसको पहला पानी 30 से 40 दिन के टाइम पे लगाएं और साथ में इसको 1 बोरी अमोनियम सल्फेट लाजमी दें। और उसके बाद जब इसके फूल से यानी कि फली बनने का अमल शुरू हो जाए तो वो अमल देखते हुए आप इसको कोशिश करेंगे साथ में 1 बोरी फिर अमोनियम सल्फेट दे दें या 1 बोरी कैन गवारा दे के अपनी खादें या फर्टिलाइजर मुकम्मल कर दें और अपना पानी बंद कर दें। लेकिन अगर आपकी ज़मीन सेम या कलर वाली है तो उसको आपने कैसे काश्त करना है? तो यार कि जब आपकी ज़मीन सेम या कलर वाली में नराया कनोला काश्त करने लगे तो आपने सबसे पहले राउनी करते वक्त उसके अंदर आपने 8 से 10 किलो गंधक का तेज़ाब फ्लड कर देना है। अगर हो सके तो साथ इसके अंदर आधी बोरी यूरिया या 10 से 12 किलो भी यूरिया फ्लड कर दें, बहुत है। उसके बाद आपने करना यह है कि क्योंकि इसके अंदर बीज के उगाव का चांसेस कम होते हैं अब सेम कलर ज़मीन में, तो आपने 2.5 से 3 किलो राय का बीज लेना है या कनोला का बीज लेना है। उसको आपने इसके अंदर छटा करना है, ड्रिल जैसा आप करना चाहें, वत्तर आने पर आपने इसको छटा या वत्तर कर देना है। वत्तर आने पर आपने छटा ड्रिल करनी है। उसके बाद आपने करना यह है कि जनाब इसके साथ बवक्ते बिजाई ही 2 बोरी नाइट्रोफास और साथ में इसको एक आधी बोरी पोटाश लाजमी दे दें। उसके बाद पहला पानी इसको आप लगाएंगे, फिर पहला पानी लगाएंगे इसको 30 से 35 दिन के बाद। इसको आप पहला पानी लगाएंगे 30 से 35 दिन के बाद। 30 से 35 दिन के उसको पहला पानी लगाते हुए आप इसको 1 बोरी अमोनियम सल्फेट लाजमी देनी है और साथ में आपने इसको देनी है फिर आधी बोरी पोटाश की और साथ जिंक। दूसरा पानी देते वक्त आप बारिश का ख्याल रखें, बारिश का ख्याल रखते हुए इसको फिर 1 बोरी अमोनियम सल्फेट के साथ इसको दूसरा पानी दे दें। अब आप अक्सर भाई कह रहे होंगे यार अमोनियम सल्फेट को मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ बार बार? याद रखें जब भी आप कोई तेलदार अजनास काश्त करते हैं उसके अंदर सल्फ़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि सल्फ़र की ये खासियत होती है कि वो ऐसे प्रोटीन्स पैदा करता है जो कि तेलदार अजनास को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, जो कि इनके अंदर तेल बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं और इनमें प्रोटीन बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, जिसकी वजह से इसको अमोनियम सल्फेट या सल्फर लाजमी देना चाहिए जितने भी तेलदार अजनास हो। दोस्तों चूँकि अभी हम बात कर रहे थे कि हमने अपना जो है नहरी इलाकों के अंदर जो हमारे इलाके हैं उनके अंदर हमने कैसे काश्त करना है, अब हम बात करेंगे कि आपने इसको बरानी इलाकों में कैसे काश्त करना है, यानी कि जो बारिश वाले इलाके हैं उसके अंदर आपने इसको कैसे काश्त करना है। उस सूरत हाल के अंदर आप याद रखें क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर पानी का इन्हिसार बारिश के ऊपर ही होता है, इसलिए तमाम खादें बवक्ते बिजाई दे दी जाती हैं। जब आप बरानी इलाकों के अंदर ज़मीन काश्त करने लगे तो आप याद रखें सबसे पहले आप इसको देंगे बवक्ते बिजाई 2 से 2.5 किलो बीज इस्तेमाल करेंगे और साथ में आप इसको देंगे 1 बोरी DAP या 1 बोरी दोरावर, आधी बोरी पोटाश या फिर आप इसको देंगे 2 बोरी नाइट्रोफास और आधी बोरी पोटाश और साथ में अमोनियम सल्फेट भी लाजमी इस्तेमाल कर लें। और अगर बारिश हो जाती है जल्दी तो पहले 50 दिन के अंदर अगर बारिश हो जाती है तो फिर आप वहाँ पर एक काम करें कि 1 बोरी अमोनियम सल्फेट भी इस्तेमाल कर लें, वो आपको बहुत फ़ायदा देगी। ये तो एक कहा था जिसमें हम बता रहे थे आपको कि आपने इसको मैदानी और नहरी ज़मीनों में कैसे काश्त करना है और बरानी ज़मीनों में कैसे काश्त करना है। लेकिन दोस्तों मैं सबसे अहम बात फिर आपको बता दूं कि आप इसको दूसरा तीसरा पानी लाजमी ना समझें, बारिश को देखते हुए। मैंने पहले बताया कि ज़्यादा खादें और ज़्यादा पानी इसके लिए नुकसानदेह होते हैं, इसकी पैदावार मुतासिर करते हैं। इसकी काश्त के ऊपर काश्त याद रखें इसकी 10 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक काश्त की जा सकती है, कोई इशू नहीं है। और साथ में अगर रखें जो इसकी अगेती काश्त होती है वो होती है इसकी 10 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक। आपको 10 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक आराम से काश्त कर सकते हैं इसको अगेती काश्त के अंदर। बल्कि अगेती काश्त में आपको ये फ़ायदा होता है कि इसको अब मार्च के एंड पे जो इसके ऊपर सुस्त तेले का हमला होता है, बीमारियों का हमला होता है, उससे आपकी फसल बच जाती है। यानी जब तक फसल तकरीबन करीब पक चुकी होती है और वो इसको इफेक्ट नहीं कर पाती बीमारियाँ, तो अच्छा तो ये है कि इसको आप अगेती काश्त में ले लें। लेकिन उसके बाद हो जाए तो फिर बताता हूँ कि आपने बीमारियों को कैसे डील करना है, इसके लिए कौन कौन सी दवाइयाँ आपने इस्तेमाल करनी है। चलते बीमारियों तरफ, बीमारियों के अंदर से सबसे पहले आता है नुकसान देने वाले कीड़ों के अंदर जिसमें है सुस्त तेला है। सुस्त तेला सबसे ज़्यादा राय को नुकसान पहुँचाता है। उससे बचने के लिए आपने इमिडाक्लोपिड या बाइफेन्थ्रीन का स्प्रे करवा देना है। बीमारी का टेस्ट शुरू में देखते ही स्प्रे करवा दें, वो 4 से 5 दिन अपना इफेक्ट अच्छा रखेगी। दोस्तों इसके अलावा इसके दूसरी बीमारियों के ऊपर हमला देखने में आ रहा है पिछले कई सालों से,
इसके ऊपर जो सफ़ेद रेस्ट का हमला देखने में आ रहा है, पाउडरी मिल्ड्यू का मसला देखने में आता है। इसके अलावा लीफ ब्लास्ट का मसला भी ब्लाइट का मसला भी देखने में आ रहा है। ये इन तमाम की बीमारियों की सूरत के अंदर आपने करना क्या, आपने कोई भी अच्छी फंजीसाइड लेनी है और फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है। आपने इसका इब्तदाई हमला देखते ही आपने यहाँ पर करना है डाइकोनोफिनाजोल का स्प्रे, या फिर प्रोकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप मिल्कोजेब का भी स्प्रे करवा सकते हैं। इन तमाम सूरत हाल में आपने करना ये होता है कि जिसको साथ में एक मैं छोटी टिप और देता चलूँ कि जब भी आप इसको पानी लगाएं, यानी कि राई को जब आप पानी लगाने लगे तो आप उसके साथ 1 किलो सफ़ेद फटकड़ी, जिसकी कीमत मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 60 से 70 रुपये मिल जाती है, किसी पंसारी दुकान से मिल जाएगी, उसको लाजमी फ्लड करवा दिया करें। अच्छी फंजीसाइड का काम भी करती है। 1 किलो फटकड़ी के साथ फ्लड करवा दें, ये ज़मीन से आने वाली बीमारियों को भी कंट्रोल करती है। हम बात कर रहे थे कि आपने इसको कैसे काश्त करना है, नहरी इलाकों में कैसे काश्त करना है, बारानी इलाकों में कैसे काश्त करना है। हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी वैराइटीज़ हैं जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं और किसान भी इनको मौजूद समझता है काश्त करने के लिए, अच्छी समझी जाती हैं। तो बारानी इलाकों के अंदर चकवाल सरसों सबसे बेहतर समझी जाती है काश्त के लिए, और सबसे मौजूद समझा जाता है। और मैदानी यानी कि नहरी इलाकों के अंदर जो समझी जाती है, अगर आप कनोला काश्त कर रहे हैं, कनोला काश्त करने के अंदर आरी कनोला और सुपर कनोला बेस्ट समझे जाते हैं। इनकी पैदावारी भी अच्छी, साइज़ भी अच्छी होती है, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। अब बात करेंगे कि आपने इसको दूसरे जो अगर सरसों के ऊपर बात करें तो सुपर अगर सरसों की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास जो अच्छा राया था, सुपर राया बहुत अच्छा चलता है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास खानपुर राया बहुत हमारे यहाँ मशहूर है, और रूही राया बहुत ज़्यादा अच्छी एवरेज देता है। अगर आप अच्छा प्लान अच्छे फर्टिलाइजर को देखते चलें और वक्त बिजाई पोटाश और जिंक का इस्तेमाल भी कर दें तो जनाब ये आपकी यील्ड जो आएगी वो आपकी आराम से 35 से 40 मन राय की और 40 से 45 मन आप कनोला की यील्ड हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगेती काश्त की। अगेती काश्त के अंदर आप करना चाह रहे हैं और पहले काश्त अगर आप पहली दफ़ा काश्त करना चाहें तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बराए मेहरबानी राया ही काश्त कर लें, क्योंकि राया थोड़ा सख्त जान होता है। अगर आप इसको जो प्रोफेशनल लोग काश्त करते हैं वो जानते हैं कि कनोला को 80% पकने पर ही उतार लेते हैं। उसकी कंडीशन देखते कि कनोला की फलियाँ 80% पक के तैयार हो गई, उसको काट लेते हैं, उसको निकलवा के रख लेते हैं, क्योंकि कनोला के अंदर गिराव बहुत जो यानी कि हम कहते हैं हमारे यहाँ पे झाड़ बहुत ज़्यादा होता है, वो गिरती बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे फलियाँ खुलना शुरू हो जाती है, इस वजह से दाने गिर के ज़ाया होना शुरू हो जाते हैं, इससे कनोला का नुकसान होने का खदशा होता है। जबकि राया भी इस मामले में महफूज रहता है, कनोला की गिरती नहीं है। और कोशिश क्या करें कि अगेती काश्त कर लें। अगेती काश्त जो होती है बीमारियों से भी महफूज रखती है और साथ में आपको पैदावार भी अच्छी देती है। अब बात करेंगे हाइब्रिड के ऊपर, तो दोस्तों मैं बड़ी अच्छी आपको बात पता चलूँ कि हाइब्रिड के मामले के अंदर बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां मार्केट में हाइब्रिड लेके सीड आई हुई हैं, लेकिन एक दफ़ा उनसे सीड खरीद लें। बाकी तो मेरा अपना तजर्बा है, मैं तो कहूँगा कि हाइब्रिड सिर्फ एक कहानी का नाम है। हाइब्रिड कहानी का नाम ऐसे है कि अगर आप हाइब्रिड का सीड अगर आपने लगा लिया और आप इर्द गिर्द कोई और आप और सरसों, देसी सरसों या दूसरी सरसों नहीं लगी हुई, तो आप उसी सीड में से अच्छा निकाल के रख लें और हर साल उसी को काश्त करें। यानी कि आपको ये दफ़ा नहीं होगा कि एक दफ़ा आपने हाइब्रिड काश्त कर, दोबारा भी आपको हाइब्रिड का नया हाइब्रिड लेना पड़ेगा। आपके उसी हाइब्रिड के सीड में से जब लगाए खेत में उसको हम दोबारा काश्त कर सकते हैं। यहाँ पे हमने खुद तजर्बात किए हैं और मैं देखता आ रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, वही हाइब्रिड का सीड आप दोबारा इस्तेमाल करते हैं। आपको दोबारा महंगे सीड लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो आपने खेत का लगाया हुआ अपना घर का सीड होगा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी हाइब्रिड सीड वही रिजल्ट देगा जो आपको पहली दफ़ा में मिला था। बिजाई के बाद हमें एक छोटा सा मसला देखने में आता है, यह इसको हम कहते हैं कि टोके का मसला देखने में आता है। किसान भाई सबसे बड़ा परेशान होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा तरीका पता चलूँ कि आपने सीड ट्रीटमेंट उससे कैसे करना है। अव्वल तो सीड लेते हुए हमेशा ख्याल रखा करें किसी अच्छी कंपनी का लें, और काश्त करने के बाद अगर अच्छा अगर लगे तो उसको घर का सीड ही अपने पास रख लिया करें। उससे उसको काश्त करने के तरीके के दौरान आपने काम ये करना है कि जब आप अपना बीज काश्त करने लगें तो उसको टोके के हमले से बचाने के लिए आपने क्या करना है। उसके लिए आपको देसी फार्मूला बताता हूँ जो मेरे अपने यहाँ किसान को इस्तेमाल करवाता हूँ और माशाल्लाह वो बड़े ही सेटिस्फाइड हैं। उसके लिए आपने हर एक चीज़ आपने 50 ml लेनी होती है। 50 ml लेनी है आपने लियोफ्लोरान, 50 ml ही आपने लेनी है अमेडा, और 50 ml आपने लेनी है क्लोरी। और उसको 50 ml पानी मिला के दूध या सा महलूल बन जाएगा, दूध के कलर का महलूल बन जाएगा। आपने इसको करना ये है कि अपने सीड को 2 से 2.5 किलो जो आपका सीड है उसको आपने अच्छी तरह ट्रीट करना है। ट्रीट करने के बाद उसको अच्छी तरह से आपने इसको ट्रीट करने के बाद आपने इसको छट्टा देने से पहले आपने ख्याल ये करना है कि अपने हाथों पे अगर हो सके तो शॉपर के दस्ताने आते हैं या शॉपर पर चढ़ा लें, या फिर आपने हाथों पे अच्छी तरह मोबाइल लगाकर उसके बाद छट्टा दें। फिर अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें। इस छोटे से अमल से आपके एक छोटे टिप है ये मेरी आपकी तरफ से आपको, आपके इस अमल की वजह से आपका पौधा टोके के हमले से महफूज रहेगा, बल्कि ज़मीन में जो दूसरे दीमक वगैरह के इशूज़ होते हैं उनसे भी आपका पौधा बड़ा महफूज रहेगा। अब बात करें इसका रेट क्या होता है, इसका रेट क्या रहेगा। तो रेट की अगर हम बात करें तो इसका मार्केट का रेट जो इस वक्त मौजूद आप देख रहे हैं कि कुकिंग ऑयल की कीमत बहुत ज़्यादा चढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इसका रेट भी इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट में हमने देखा कि इसका रेट हमें आराम से 4500 तक भी मिला है। इस दफ़ा हम उम्मीद कर सकते हैं मार्केट के हालात को देखते हुए, जिस तरह आलमी मंडियों के अंदर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और कुकिंग ऑयल की कीमत पाकिस्तान में बढ़ रही है, तो आप देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी उम्मीद है कि इसका रेट 5500 से 6000 तक जाएगा। ये सिर्फ उम्मीद की बात है, अंदाज़े तज्ज़ियों की मुशाहिदात की बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूँ। रेट कम या इससे ज़्यादा भी हो सकता है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इसके अलावा कोई अगर सवाल है तो नीचे मैं कमेंट बॉक्स में सवाल करके पूछ भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहें, खुशहाल रहें। अल्लाह हाफिज़। फी अमानिल्लाह।